बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने कैलकुलेशन टेक्निक्स, रिमाइंडर के कुछ कॉन्सेप्ट्स और फैक्टर्स, मल्टीपल्स, नंबर्स के टाइप्स, ये सब काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। और अगर आपका छूट गया है तो आप वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। और आज हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और आज ही हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर देंगे इसी लेक्चर में। पहले थियरी पोर्शन हम देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाए जा सकते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन के साथ ही सिखाऊंगा। बाकी जो इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान बनाते हैं, उनको हम क्वेश्चन के साथ ही सीखेंगे। और आज ही समाप्त कर देंगे हम ये नंबर सिस्टम। तो आप पूरा सहयोग करें इस बीच हमारा, और चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सारा कंटेंट जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, उनका क्या यूज है, कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रैशनल और इरेशनल नंबर जानते हैं, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में छूटा था इसको बताना, तो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, रैशनल नंबर क्या होते हैं, दोनों को साथ ही देखेंगे हम, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं बच्चे, कोई मान लीजिए नंबर n हो, उसको हम अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें तो हमारा नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें जहां p और q क्या हो, एक तो इंटीजर हो, वो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरा भी होता है जीरो, जीरो भी हो सकता है। जीरो आपका इंटीजर है जो कि इवन नंबर होता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, लेकिन Q जो होगा हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ P और Q जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम भी आपको बता चुका हूं मैं। को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच कोई काउंट फैक्टर ना हो, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले हमारा सारा इंटीजर आ जाता है इसमें, सारा इंटीजर, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो। ठीक है, जीरो हो, चाहे प्लस माइनस वन हो, चाहे प्लस माइनस टू हो, ये सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि किसी भी इंटीजर को मैं या ऐसे लिख सकते हैं, 0/1 +1 -1 बाई 1 से किसी भी इंटीजर में हम डिवाइड कर सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। इसलिए सारे हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कि डेसिमल। डेसिमल में दो तरीके हैं, दो कैटेगरी हैं जो रैशनल नंबर में आती है। पहला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसका मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके डिजिट डेसिमल के बाद जितने हैं उनको हम काउंट कर सकें, मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हैं वो काउंटेबल हो, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे आपका 0.25 है, 0.132 है, इन सब में देखेंगे आप, इसमें 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, इसमें 3 डिजिट है। ऐसे ही जितने भी डिजिट हों अगर वो काउंटेबल हैं तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसी में एक होता है आपका रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होता है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल आपको खूब पता है, 0.6666, 0.3333। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। रिकरिंग डेसिमल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होती हैं। ये भी नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको भी मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे कि इसको बताएंगे अभी आप, रिकरिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अभी आप जान लीजिए सिर्फ। जैसे इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसको भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखते हैं इसको, कि 25/100। इसको कैसे लिखते हैं, 132/1000। ठीक है, जितनी डिजिट डेसिमल के बाद हो नीचे उतने ही 10 की पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब बाकी जो नंबर्स बचे वो
इरेशनल्स होते हैं। इसमें देखिए इंटीजर भी आ गया, आपका फ्रैक्शन भी आ गया, और रिकरिंग डेसिमल भी आ गया। बाकी एक कैटेगरी बचती है वो जो कि नॉन रैशनल होती है, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। वो क्या होता है कि नॉन रिकरिंग हो, साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होंगी इसकी, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट टाइम्स होती हैं, जैसे 0.3, 1, 2, 5, 4, 8, 0, 1, 2, ऐसे ये ना तो ये रिकरिंग है ना ही ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इनको PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता बच्चे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, √2, √3, √5, ये सब नॉन रिकरिंग होते हैं। ये टर्मिनेटिंग नहीं होती हैं, जो भी डेसिमल के बाद डिजिट्स आती हैं, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग नहीं होती हैं, ना ही रिकरिंग होती हैं। तो ऐसे ही पाई भी होता है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, क्योंकि ये लगभग वैल्यू होती है, इसलिए पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे यूज होते हैं। अभी आप इतना जानिए, आप रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। चीज़ों को एक एक करके ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सबको हम डिस्कस करेंगे, रिकरिंग डेसिमल सबको डिस्कस करेंगे, सब पर क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक आप देख लीजिए पहले कि SCF और LCM क्या होता है, जिस पर खूब क्वेश्चन आता है। SCF और LCM, SCF को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वो क्यों बोलते हैं आपको पता ही होगा, पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक होता है हमारा फैक्टर, एक होता है हमारा मल्टीपल, खूब अच्छे से हमने बताया था। फिर भी देख लीजिए आप एक बार कि 12 का फैक्टर की बात करें तो कितने फैक्टर होंगे। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिखा जाता है। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 जो कि 6 आता है। ये 6 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। ये फैक्टर्स हुए 12 के। फैक्टर्स बोले या इनको हम डिवाइजर भी बोलते हैं, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, इसलिए ये डिवाइजर्स भी बोले जाते हैं। इसीलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला जाए या SCF बोला जाए, बात एक ही है। मल्टीपल की बात करें, 12 का मल्टीपल कौन होगा, 12 होगा। ऐसे नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए, 12, 24, 36, ये सब मल्टीपल्स होते हैं। अब बात करते हैं SCF की, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं बच्चे। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड आप निकालने के लिए तो सही है, लेकिन नंबर्स के केस में थोड़ा सा लेंदी होता है, तो आप को दूसरा मेथड इसलिए सिखाया जाता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड नंबर के लिए हमेशा आसान होता है, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे x + 1 की पावर 3 इंटू, ऐसे होता नहीं है कि कई सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। उस केस में अगर आपसे SCF निकालने को पूछता है तो आप हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड आप नंबर के केस में यूज करेंगे। कैसे होते हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए 65 और 143 का आपको निकालना हो SCF, इनका SCF निकालना हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से पहले देख लीजिए फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन से आप करने के लिए अलग दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर लिख लेंगे। 65 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 65 5 से डिविजिबल है, 13 आ जाएगा, 13 1, ठीक है। 65 को लिखा जा सकता है 5 × 13। एक नहीं लिखते क्योंकि एक सब में कॉमन होता है और एक से कोई फर्क भी नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। तो 143 का क्या लिखेंगे, ऐसे ही 143 को फैक्टराइज करेंगे तो आप, ये 11 से डिविजिबल है, 13 आ जाएगा, फिर 13 से 1 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 11 × 13। तो SCF कैसे हो जाएगा इसका भाई, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक ही कॉमन फैक्टर है इसमें, तो वही हमारा SCF हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कितने भी नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, सबका अलग अलग हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। करने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही अगर आपको डिवीजन मेथड यूज करना होता है इसमें, नंबर के केस में आप हमेशा डिवीजन मेथड यूज करिए। जो भी बड़ा नंबर है 143 है, उसमें छोटे नंबर से आप डिवाइड करिए। तो डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 130 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 13 आएगा। 13 से अब जो पहला पिछले स्टेप में डिवाइजर था हमारा, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 65 नीचे आ जाएगा, 65 में डिवाइड करेंगे 5 बार, 13 से करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 13 हमारा क्या हुआ, SCF हुआ। ऐसे ही बच्चे 2, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो,
आप 2 करके निकाल लेंगे एक एचसीएफ, बाकी जो एचसीएफ आया दूसरे तीसरे नंबर में डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो वही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं होता है तो ऐसे पेयरिंग करके हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्जाम में, वो कैसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अभी तक, एक तो सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर which is completely divisible by सॉरी ये एलसीएम का हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, इसको ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा वही दिमाग में चल रहा था मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोई एक ऐसा नंबर है जो 65, यही एग्जांपल लेते हैं 143 और 260, ये सारे नंबर्स हैं, 2 3 4 5 कई सारे नंबर दे देंगे। लार्जेस्ट नंबर which completely divides these number। ठीक है, इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो ऐसा नंबर क्या होगा भाई, एचसीएफ ही होगा। तो एचसीएफ आप निकाल लेंगे, वही नंबर हमारा इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं क्वेश्चंस में, जैसे ये बोल दिए कि ये जो नंबर है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो इस नंबर का हम मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें हम क्वेश्चन में वेरिएशन में देखेंगे कैसे कैसे हो सकता है। अभी बस यहाँ आप ये सीखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या उनके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। एक तो ये हो गया, बाकी ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, अब चांसेस कम है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे एचसीएफ ही पूछ लिया जाए। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिमाइंडर के साथ ही पूछे जाते हैं और इसी पर क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, वो हम दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें देख लीजिए 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये है कि रिमाइंडर इन ईच केस, एक सेकंड बच्चे, बैटरी थोड़ा सा लो ही शायद ऑन नहीं किए हैं, इसको ऑन कर देते हैं। रिमाइंडर जो होगा हर केस में सेम होगा। ठीक है, रिमाइंडर इन सेम नहीं होगा, इन ईच केस, रिमाइंडर इन ईच केस विल बी डिफरेंट एंड गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन, डिफरेंट एंड विल बी गिवन इन क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, गिवन इन क्वेश्चंस। जैसे आपसे बोला जाएगा क्या कि कोई एक नंबर है जिससे 67 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है और 145 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है और 265 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आता है। तो रिमाइंडर हर डिविडेंड के केस में दिया हुआ है, हर एक नंबर के केस में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस जैसे इसमें 3 नंबर हैं, 2 नंबर पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई जो भी रिमाइंडर आया है अगर इस नंबर में से रिलेवेंट नंबर में से घटा दें तो वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 65 और 143 और इसका डिफरेंस 260, ये तीनों नंबर्स जो आए जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है और इस केस में 2 आ रहा है, इस केस में 5 आ रहा है, तो ये सारे नंबर उस नंबर से डिविजिबल होंगे। तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं बच्चे, एचसीएफ निकाल लेते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, एक तरीके क्वेश्चन ऐसे आता है। दूसरा जो आता है क्वेश्चन वो ऐसे आता है कि रिमाइंडर हर एक केस में सेम होगा, रिमाइंडर हर एक केस में सेम होगा, रिमाइंडर इन ईच केस। इसमें आप ध्यान देंगे कि केस विल बी सेम, इसमें डिविडेंड दिया होता है, मतलब भाज्य दिया होता है। ठीक है, इसमें भाज्य या डिविडेंड क्वेश्चन में दिया होता है, आपसे डिवाइजर पूछा जाता है एचसीएफ केस में। रिमाइंडर इन ईच केस विल बी सेम और गिवन होगा, सेम एंड गिवन होगा, एंड गिवन क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया होगा।
जैसे कि 67 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो होता है 4 आता है, और 87 में डिवाइड करने पर उसी से नंबर से रिमाइंडर जो होता है 6 आता है। और उसी नंबर से अगर हम 113 में डिवाइड करें तो 5 आता है रिमाइंडर। ठीक है, सॉरी, हर केस में रिमाइंडर सेम है, तो रिमाइंडर हम सेम करेंगे। पहला वाला केस ही आपको रिपीट करने लगा मैं। तो हर केस में रिमाइंडर हम सेम करेंगे बच्चों, बता दिया करो अगर कुछ ज़्यादा बताने लगूँ मैं तो मान लीजिए पहले केस में 63 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है, और 107 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है, 129 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है। ठीक है, ये 3 नंबर से ऐसे 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर कुछ भी आपको दे सकते हैं। हर केस में रिमाइंडर सेम आएगा और क्वेश्चन में रिमाइंडर गिवन होगा बच्चे। तो क्या करेंगे कि जो भी नंबर्स हैं उनमें से रिमाइंडर घटा देंगे। 63 में से 8 घटा देंगे, 107 में से 8 घटा देंगे, और 129 में से 8 घटा देंगे, और इन तीनों का HCF ले लेंगे। तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे तरीके का तीसरा ये आता है कि रिमाइंडर सेम होगा लेकिन रिमाइंडर गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। रिमाइंडर विल बी सेम बट नॉट गिवन। रिमाइंडर सेम होगा लेकिन गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मान लीजिए, इसके लिए एक रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है वो सीखना बहुत जरूरी है बच्चे, पहले उसको सीख लीजिए। कि मान लीजिए कोई नंबर n1 है, उसमें d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r आता है, और कोई नंबर n2 है उसमें d से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर r ही आता है। तो इस केस में बच्चे क्या होगा कि n1 और n2 का जो डिफरेंस होगा ना, वो हमेशा d से डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी देख लीजिए। कि भाई n1 को मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे कुछ कि कोई कांस्टेंट है, d से मल्टीप्लाई कर दें प्लस r कर दें। n2 को भी लिख सकता हूँ, कोई m कांस्टेंट है, d से मल्टीप्लाई कर दें प्लस r कर दें। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, क्या d का मल्टीपल ही तो होगा वो, देखो, क्योंकि r r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, m और k। अरे d को बाहर करेंगे, k और m का डिफरेंस जो आएगा, और d, तो ये हमेशा d का मल्टीपल होगा, तो हमेशा ये d से डिविजिबल होगा। इसलिए मैंने बोला ये हमेशा d से डिविजिबल होगा, मतलब इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कैसे, कुछ नंबर दे देंगे आपको, n1 नंबर हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया, 3 नंबर दे दिए कि किसी नंबर से डिवाइड करने पर इसमें सब में रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, किसी नंबर से, मान लीजिए d है नंबर, वो d से n में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, सब केस में रिमाइंडर कुछ सेम आ रहा है, r, जो कि r आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में n1 और n2 का डिफरेंस ले लेंगे, n2 और n3 का डिफरेंस ले लेंगे, n3 और n1 का डिफरेंस ले लेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ भी जो भी रिजल्ट आया 1 2 तीनों, इन तीनों का आप क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा क्वेश्चन में, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, एक एग्जांपल करके इसका समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 65 नंबर है, उसमें और 105, 161 है, ये 3 नंबर हैं। किसी नंबर से डिवाइड करने पर सब में हर एक केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस, 40 है। इसका जो डिफरेंस है कितना है, 56 है। और पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना है, सॉरी 56 है। पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये है हमारा 65। 105 और 65 का डिफरेंस, ये है हमारा 105 और 161 का डिफरेंस। ऐसे ही 65 और 161 का डिफरेंस क्या आएगा,
6 आएगा। वेरी गुड। तो इन तीनों नंबर का हम HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 56 40 एक बार जाएगा, 16 40 में डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32 8 40। 16 जो है 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब 8 आया। इसका HCF हमारा 8 आया। 8 से ये डिविजिबल है, तीनों का HCF हमारा 8 हो जाएगा। मतलब अगर हम 8 से डिवाइड करें इन तीन नंबर्स को तो सब में हमारा HCF सेम आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर आजकल पूछे जाते हैं और इसी पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जिसको खूब अच्छे से आप दिमाग में रखेंगे। बाकी चीज़ें क्वेश्चन में बहुत क्लियर होंगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं LCM। LCM ऐसे ही ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है इसे। तो कैसे निकालते हैं, दो तरीके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड है पहला। दूसरा हमारा वही डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं वैसे ही पहले के तरीके से, जैसे मान लीजिए 65 और 100 कितना था, 143 था। इन दोनों का LCM आपको निकालना हो, कैसे करेंगे, एक एक का फैक्टर बनाएंगे। ये क्या है, 5 गुणे 13 है। ये क्या है, 11 गुणे 13 है। इन दोनों में जो कॉमन हो LCM के लिए, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 13 है, उसको ले लीजिए। बाकी जो और बचे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुणे 11। ये इसका LCM हो गया। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन मेथड था आपका, फैक्टराइजेशन मेथड था। डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड वही वैसे ही कि 65 और 143 को अगल बगल लिख लीजिए और एक एक करके डिवाइड करते जाइए। जब 5 से डिविजिबल है तो ये 13 हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल है नहीं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर 11 से डिविजिबल है ये 13, 11 से डिविजिबल नहीं हो तो ऐसे लिख देंगे 13। ठीक है, फिर 13 से दोनों डिविजिबल है तो 1 और 1, तो इसका LCM इधर से ऐसे आता है, 5 गुणे 11 गुणे 13। ये डिवीजन मेथड हुआ, ये फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। मुझे पता है आपको पता है ये, फिर भी यहाँ क्लियर कर दिया हूँ। अब क्वेश्चंस जो इस पर पूछे जाते हैं, पहले की तरह 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये है कि रिमाइंडर जो होगा सब केस में सेम होगा। रिमाइंडर के साथ जो क्वेश्चन इसके आते हैं, रिमाइंडर इन ईच केस। बस इसमें अंतर ये होगा बच्चे, पिछले जो HCF में आपसे डिवाइजर पूछा जा रहा था, इसमें आपसे डिविडेंड पूछा जाएगा। रिमाइंडर इन ईच केस विल बी सेम। जैसे कि मान लीजिए किसी नंबर में 12, 15, 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हर एक केस में 2 आ रहा है, तो नंबर निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 12, 15, 20 का LCM निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से। 4 तिहाई 12, 15 रह जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में 5, इसका LCM हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5, जो कि 60 है। अब इसमें ये रिमाइंडर आप ऐड करा देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 12 में आप 12 से 62 में डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 2, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी, 20 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर। अब इसी केस में थोड़ा बहुत वेरिएशन कर देते हैं। ये जो रिजल्ट आया आपका 3 डिजिट का हो, कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, या 4 डिजिट का हो, या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो, ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे क्या पूछी जाती हैं। दूसरा केस हमारा ये है कि जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर will be same in each case, will be same in each case। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बोल दिया कि 12, 15 और 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्या आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है और 11 आ रहा है। आप देखेंगे इसमें जो इनके बीच का डिफरेंस है सारे केस में, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो ये डिफरेंस जो है डिवाइजर मतलब नंबर और रिलेवेंट रिस्पेक्टिव जो रिमाइंडर है उनके बीच का डिफरेंस सब केस में सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे आप कि सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। 12, 15, 20 का LCM हो जाएगा, जो कि हम निकाल चुके हैं।
क्या आया था, 60 आया था। इसमें से जो ये डिफरेंस आ रहा है सब केस में वही माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 51। मतलब 51 में 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 11 आएगा। कॉन्सेप्ट आप सीखिए, बाकी जो वेरिएशन होगा हम क्वेश्चन डिस्कस करते समय अच्छे से करेंगे, ठीक है। केस 3 कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए। इसमें ना तो रिमाइंडर सेम होगा, रिमाइंडर भी सेम नहीं होगा, और जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं ऊपर अभी हम, वो भी सेम नहीं होगा। रिमाइंडर और डिफरेंस विल बी अनइक्वल, मतलब ये रैंडम पूछ लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 12 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 5 आता है, 13 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 7 आता है, ठीक है। अब देखिए 12 और 5 का डिफरेंस 7 है, 13 और 7 का डिफरेंस 6 है, ये भी बराबर नहीं है, ना ही इनके रिमाइंडर बराबर हैं। तो ऐसे केस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। क्वेश्चन अमूमन बनते इसमें ऐसे हैं कि 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आया, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आया। तो इसमें डिविडेंड पूछा जा सकता है, मतलब वो स्मॉलेस्ट या वो नंबर क्या होगा, तो वो भी निकालने का तरीका। और किसी तीसरे नंबर से इसमें पूछ लिया कि मान लीजिए 14 से डिवाइड करें इसी नंबर में तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो सब चीज़ें हम क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों। अभी बस यहाँ पर आप ये सीखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में भी एलसीएम का ही यूज होता है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ और अच्छे से क्लियर होगा। आगे आते हैं एचसीएफ और एलसीएम में, आप यही जानिए अभी। बाकी अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्शंस, उस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं हमारे जानने के लिए, क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, वो देखते हैं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मतलब कि वही पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे हों, इसमें क्यू जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कई तरीके के फ्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले देखिए आप प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि भाई प्रॉपर नाम से ही लग रहा है, तो वो ऐसा फ्रैक्शन जो सिर्फ फ्रैक्शन ही हो, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, ये सब क्या है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब इसमें एक देखिए ऊपर वाला क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है बच्चे, ठीक है। तो एन न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। देखिए आप यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है और न्यूमरेटर 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ हर केस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा बच्चे, न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई हो, उनमें दोनों में ऐड करा देते हैं ऊपर नीचे कुछ, एक्स प्लस ए अपॉन वाई प्लस ए कर देंगे, तो हमेशा ये एक्स अपॉन वाई से बड़ा होगा, जहाँ एक्स जो है लेस देन वाई है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किसी कांस्टेंट को ऐड कर दें तो उस केस में ये रिलेशन बनता है कि x प्लस ए अपॉन वाई प्लस ए हमेशा x अपॉन वाई से बड़ा होगा। और यहीं अगर घटा दें x माइनस ए अपॉन वाई माइनस ए, तो ये हमेशा x अपॉन वाई से छोटा होगा। बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। बाकी चीज़ें फ्रैक्शन में आपको अमूमन पता ही होंगी, कोई दिक्कत आएगी तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होगा हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसको ऐसे देख लीजिए आप, 12/11 है, 5/4 है, 16/11 है, ठीक है। ये सब हमारे देखिए न्यूमरेटर इसमें डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे, जैसे 12/11 को लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे आप, 1/1/11। 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/1/4। ये सारे हमारे क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। इनमें भी अगर कोई कांस्टेंट को ऐड कराया जाए, x प्लस ए अपॉन वाई प्लस ए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट ऐड करा दिया जाए, कोई नंबर, तो ये हमेशा x अपॉन वाई से छोटा होगा। यहाँ x जो है y से बड़ा है, जिसकी वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चे,
बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई क्वेश्चन आपसे कभी मिस नहीं कर होगा किसी भी चैप्टर का। हम ऐसे ही एक एक चीजें बहुत अच्छे से, बहुत साधारण तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। बच्चे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। बस इसमें यही है कि कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बाकी क्वेश्चन में हम थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं वो आपको वहां पर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसे घटा दें, अगर x माइनस ए अपॉन वाई माइनस ए कर दें बच्चे, तो ये हमेशा x अपॉन वाई से बड़ा होता है। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लीजिए। पूछा गया बहुत बार 11/12, 12/13 और 14/15। ठीक है, ऐसे ही 15/16 पूछा जाएगा इनमें कि लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। तो इसमें वही लगाएंगे अपना, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो ये सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करा दिए, हम एक ऐड करा दिए हैं, तो हमेशा जो होगा x प्लस ए अपॉन वाई प्लस ए एक्स अपॉन वाई से बड़ा होगा। इसका मतलब 12/13 11/12 से बड़ा होगा। ऐसे ही इसमें 2 ऐड कराए तो हमें 14/15 हमारा 12/13 से बड़ा होगा। ऐसे ही 15/16, क्योंकि एक ऐड करा दिए ऊपर नीचे, तो 15/16 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देख लीजिए, 13/11 और 15/13 और 8/7 और क्या कर दें इसमें 15/14। ठीक है, ये हमारे 4 में से आपसे पूछ लिया कि कौन सा लार्जेस्ट है या कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें 13/11 से में 2 ऐड कराए हैं ऊपर नीचे, तो इसका मतलब ये 13/11 बड़ा होगा 15/11 से। ठीक है, और इसमें 8/7 है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16/14 हो जाएगा। ये 16/14 का मतलब एक इसमें ऐड कराए हैं और एक इसमें ऐड कराए हैं, तो ये 15/13 हमारा 8/7 से बड़ा होगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, 15/13 हमारा 8/7 से बड़ा होगा। ऐसे ही 15/13 हमारा 15/14 से बड़ा होगा और 8/7 हमारा 15/14 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब 13/11 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका यूज करके आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। हम क्वेश्चन में जो हमारे क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और एक चीज इसमें आता है बच्चे, एक होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, इस पर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये होता है जैसे इस फॉर्म में 1/1 प्लस बी प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e, ऐसे इस फॉर्म में जो होते हैं इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इनको हम सिखाएंगे सॉल्व करना, क्वेश्चन में ही समझ में आएगा, वो हम क्वेश्चन करते समय अच्छे से समझेंगे कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डेसिमल है। वो डेसिमल भी देख लेते हैं क्या होते हैं ये डेसिमल। डेसिमल में पहले अभी जब रैशनल और इरेशनल नंबर डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको बताया है थोड़ा सा, उसी से आगे देखते हैं। रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल, सबसे पहले इसी को देखते हैं। प्योर रिकरिंग मतलब इसमें जितनी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है वो सारे रिकरिंग है। जैसे 0.777, एक ही डिजिट है, ये रिकर कर रही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, सिंगल डिजिट है वो भी रिकरिंग है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी रिकरिंग डेसिमल डिजिट है उसको हम लिख लेते हैं उससे बनने वाले नंबर को, तो 7 हो गया। और जितनी डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, सिंगल डिजिट ही रिकर कर रही है बार बार, उतने ही 9 से हम डिवाइड कर देते हैं। एक है तो एक 9 से डिवाइड कर देंगे,
तो 0.7 बार को हम लिख सकते हैं 7/9। ऐसे ही 2 डिजिट का अगर रिकरिंग डेसिमल डिजिट होता, नंबर होता, जैसे 0.32, यही रिपीट कर रहा है बार बार, इसको क्या लिखेंगे बच्चे, 32/2 डिजिट है तो 2 बार 9 से डिवाइड कर देंगे। 3 होता 0.134, यही रिपीट कर रहा है तो इसको क्या कर देते, 134/999 बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसको लाते कैसे, निकालते कैसे हैं वो भी जान लीजिए तरीका। तो आप किसी भी प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर को x से ज्यूम कर लीजिए, जैसे 0.7 था, इसको ज्यूम कर लिया हमने, और 10 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 10x क्या हो जाएगा, 7.7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 10x बराबर 7 प्लस x लिख सकते हैं। तो यहाँ से x 9x आ जाएगा, 7 तो x हो जाएगा 7/9। यही कॉन्सेप्ट होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। इसी से आप चाहे दो रिकरिंग डिजिट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ये रिजल्ट इसी से निकल के आता है और डायरेक्टली हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका बहुत यूज होता है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। जो एक होता है जो मिक्स्ड, अगला जो है मिक्स्ड रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसको कैसे क्या होते हैं ये, इसमें कुछ डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है नॉन रिकरिंग होती है, जैसे 0.1777, इसमें देखेंगे जो ये 1 है वो नॉन रिकरिंग है, 0.17, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए बच्चे ना, जो भी नंबर हो, नंबर क्या है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो डिजिट है उनसे बनने वाले नंबर, उनसे बनने वाला नंबर, इसमें रिकरिंग 7 है, नॉन रिकरिंग 1, तो इससे क्या नंबर बनेगा, 17 बनेगा। में से सिर्फ नॉन रिकरिंग जो डिजिट है उससे बनने वाले नंबर को घटा देंगे, नॉन रिकरिंग डिजिट से बनने वाला नंबर 1 होगा, उसको घटा दिए, डिवाइड करेंगे, कितनी बार 9 से डिवाइड करेंगे कि जितने रिकरिंग डिजिट हों उतने बार 9 लिख लेते हैं। तो इसमें एक रिकरिंग डिजिट है, 1 लिख लिया मैंने 9, और 0 कितने लगाएंगे इसके बगल में, जितने हमारे नॉन रिकरिंग डेसिमल डिजिट होंगे। नॉन रिकरिंग डिजिट कितनी है, 1 है, तो 1 0 हो गया। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 16/90, तो क्या हो जाएगा 8/45, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे 0.531 है, ठीक है। इसमें ये 2 डिजिट रिकर कर रही हैं, इसको लिखने के लिए फ्रैक्शन में क्या करेंगे, टोटल जो नंबर है, नंबर जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डिजिट से बन रहा है, तो कितना बन रहा है 531, में से जो सिर्फ नॉन रिकरिंग डिजिट से नंबर बन रहा है उसको घटा देंगे, तो 5 होगा नॉन रिकरिंग डिजिट से नंबर बनने वाला। उसमें कितनी बार 9 लिखेंगे, जितने रिकरिंग डिजिट होंगे, रिकरिंग डिजिट 2 है तो 2 बार 9 लिख लिया, और 0 कितनी बार लिखेंगे, जितनी बार नॉन रिकरिंग डिजिट है, जितने नॉन रिकरिंग डिजिट है। तो एक नॉन रिकरिंग डिजिट है 0.5, तो एक 0 मैंने लगा दिया, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 526/990, ठीक है। ये समझ में आया। अच्छा, ये जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं ये आपके लिए एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, होमवर्क करिएगा, चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ये तरीका लगा कर के, वैसे ही आप भी कोशिश करिएगा इसको करने की, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। तो ये जो बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि 2 डिजिट रिकरिंग है तो 2 9 लिखिए, और एक नॉन रिकरिंग डिजिट है तो 1 0 लिख दीजिए, ये चीज़ आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी बच्चे, ठीक है। इसको आप करके जरूर देखेंगे। अच्छा, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाकर पूछ लेते हैं कभी, तो जैसे 0.31 प्लस 0.17 ऐसे एडिशन दे दिया, मल्टीप्लिकेशन का कुछ ऑपरेशन लगा दिया, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब लगा दिए क्वेश्चंस में, वो सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। और बहुत ही बढ़िया से डिजाइन किया गया है, एक एक चीज़ें, एडिशन कैसे करना है कि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े, डिवीजन कैसे करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें अच्छी ट्रिक्स हैं, वो सब क्वेश्चंस में हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बाकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हम क्वेश्चंस में ही डिस्कस करेंगे बच्चों। फ्रैक्शन हो गया आपका,
रिकरिंग डेसिमल्स हो गए। एक चीज और बचता है हमारा नंबर सिस्टम में, वो क्या है देख लीजिए आप। एक होता है सक्सेसिव डिवीजन, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है वो उसको आप समझ लीजिए। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये कि जो प्रीवियस स्टेप का, जैसे एक समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए ए कोई नंबर था, इसमें 4 से मैंने डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर आया होगा, ठीक है, और कुछ इसका क्वोशेंट आया होगा। जो क्वोशेंट आया होगा, मान लीजिए बी क्वोशेंट आया, तो बी को हम किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर आया क्या, रिमाइंडर आया मान लीजिए पहले केस में R1 आया, ठीक है। 3 से डिवाइड किए, जो हमारा पहले स्टेप का क्वोशेंट आया, तो मान लीजिए आया हमारा C नेक्स्ट क्वोशेंट, और रिमाइंडर आया हमारा R2। ऐसे ही 5 से डिवाइड किए तो हमारा नेक्स्ट टाइम क्वोशेंट का आया D आया, जो हमारा नेक्स्ट हमारा डिविडेंड बन गया, और साथ में हमारा R3 रिमाइंडर आया 5 से डिवाइड करने पर। ऐसे ही 6 से डिवाइड किए D में, तो E आया हमारा नेक्स्ट क्वोशेंट, और रिमाइंडर आया हमारा R4, ठीक है। ये हमारा सक्सेसिव डिवीजन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस खूब आते हैं, जिसको कैसे करेंगे आप देख लीजिए। जैसे बोला गया, अच्छा इसी केस में देखिए कैसे लिखेंगे इस नंबर को, ए को कैसे निकालेंगे आप, कि 6 से डिवाइड किए तो ई आया हुआ क्वोशेंट और R4 रिमाइंडर, तो डी क्या हो जाएगा बच्चे, 6 टाइम ई प्लस 4, ये आपका डी हो गया। अब डी में 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, डी में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 रिमाइंडर ऐड कर दें, तो हमारा आ जाएगा सी। सी में हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस R2 ऐड कर दें, R4 था ये, सॉरी, ये 4 की जगह बच्चे इसको R4 कर लीजिएगा, 4 की जगह ये R4 है, ठीक है। R2 ऐड कर दिए तो हमारा आ जाएगा बी बच्चे। अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और क्या ऐड कर दें, R1 ऐड कर दें, तो हमारा आ जाएगा ए। यही हमारा सक्सेसिव डिवीजन है, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन है ये, जैसे मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 4 बार किया, हो सकता है 5 बार कराए या 2 ही बार 3 ही बार कराए, क्वेश्चन में वो डिस्कस हम करेंगे कैसे क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोला कि कोई एक नंबर था जिसमें 3 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा आया 2, और फिर उसमें हमने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया हमारा 1, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारा 4। तो ऐसा, या 4 फिर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारा 2। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, समझ में आया आपको ये एग्जाम्पल। स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें हम सक्सेसिवली डिवाइड करें, पहले 4 से करें तो रिमाइंडर हमारा 2 आए, फिर 3 से करें तो 1 आए, फिर 5 से करें तो 4 रिमाइंडर आए, 4 से करें तो 2 रिमाइंडर आए, ठीक है। तो इसको करने के लिए, अब ऐसा शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर निकालने के लिए 4 से लास्ट स्टेप में आप डिवाइड कर रहे हैं लास्ट में, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है आपका, तो मान ले रहे हैं कि 2 ही आया था, 2 ही रहा होगा। यहाँ जो नंबर रहा होगा जिसमें मैंने डिवाइड किया, जिसकी वजह से रिमाइंडर 2 आया है, तो नंबर ही 2 मान लेते हैं। 2 में 4 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, ठीक है, तो हम 2 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन डिविडेंड क्या रहा होगा वो निकालने के लिए, तो 2 हो जाएगा, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो रहा होगा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 आ जाएगा, मतलब 5 से हमने 14 में डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर 4 आया होगा और क्वोशेंट 2 आया होगा, ठीक है। तो 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 3 से डिवाइड करने के लिए हमारा डिविडेंड क्या रहा होगा, 3 से डिवाइड करने के लिए 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऐड करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 43। यहाँ हमारा 43 रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही 4 से डिवाइड करने के लिए क्या रहा होगा डिविडेंड, तो 43 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2 ऐड करा देंगे, 2 रिमाइंडर था, तो 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17 प्लस 2 क्या हो जाएगा 174, मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर 174 हो गया, ठीक है बच्चे, समझ में आया ये 174 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब 174 हो गया ये स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपसे चाहे इसमें 3 डिजिट का पूछे
लार्जेस्ट नंबर या कोई परफेक्ट स्क्वायर पूछे, या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछे, या लार्जेस्ट 5 डिजिट या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, तो वो चीज़ें आप इसमें क्वेश्चन में हम समझाएंगे कैसे उसमें ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, चीज़ों को कैसे निकालते हैं। ये सक्सेसिव डिवीजन हुआ हमारा। उसके बाद एक चीज़ और बचती है छोटी छोटी, कि रिमाइंडर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। रिमाइंडर पर कि फिर से देख लीजिए आप एक बार, कि मान लीजिए n1 n2 n3 ऐसे ही n के नंबर हैं, तो इनमें जो किसी नंबर d से डिवाइड करने पर मान लीजिए r1 रिमाइंडर, r2 रिमाइंडर, r3 रिमाइंडर और rk रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो अब इनके सम को मान लीजिए n1 प्लस n2 प्लस nk, इसको मैं d से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर वही आएगा बच्चे जो r1 प्लस r2 प्लस rk तक होगा। इनको ऐड कर देंगे और d से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इसमें इसका होगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की बात करें, n1 n2 n3 से लेकर के nk तक मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, d से डिवाइड करने पर सारे रिमाइंडर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर d से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, फिर से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। इस पर भी क्वेश्चंस खूब आते हैं। और बाकी अब कुछ बचता नहीं है नंबर सिस्टम में बच्चों। नंबर सिस्टम आपका बस इतना ही है। एक टॉपिक और है बहुत छोटा सा, वो क्या है, सर्ड और इंडिसेज है। इसको मैं लगभग 20 क्वेश्चंस के साथ आपको एक लेक्चर में 15-20 मिनट के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे अलजेब्रा से पहले। इसके बाद हम अलजेब्रा ही पढ़ाने वाले हैं, तो अलजेब्रा से पढ़ाने से पहले हम सर्ड और इंडिसेस देखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा का भी इसमें काफ़ी यूज होता है, इसको इसलिए उसी के साथ पढ़ाऊंगा। बाकी नंबर सिस्टम में सारी चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। उसका PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा क्वेश्चन का, और वहाँ पर सारे ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं सबका बढ़िया यूज करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करिए। PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, क्वेश्चंस आप खुद करने की कोशिश करिए, और 1 घंटे बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।